आवाज दे कहाँ है, आवाज दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है, बर्बाद मैं यहाँ हूँ, आबाद तू कहाँ है। वाह राजेश जी वाह, बहुत सुंदर गा रहे हैं आप तो। आज मतलब क्या गाने की महफिल जमाने का आपका मूड दिख रहा है साहब, बहुत बढ़िया गा रहे हैं। आवाज दे कहाँ है। नहीं विनोद जी, ये तो नहीं मतलब गाने की महफिल नहीं है, पर साहित्य में सब कुछ गाना भी जायज है। जायज है। हाँ। तो ये आवाज दे याद आ गया मुझे। अच्छा। गाना ये याद आ गया क्यों? बहुत खूबसूरत गाना है, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया गाना है। तो ये आवाज दे का आज क्या, आज विनोद जी है आवाज दो कहानी। आवाज दो कौन जी। कह रहे हैं ये कह रहे हैं डॉक्टर घनश्याम आसुदानी। अरे वाह, डॉक्टर घनश्याम आसुदानी जी। आज के जो वर्तमान कहानीकारों में, हिंदी कहानीकारों में एक जाना माना नाम है। बिल्कुल। 5-6 उनके कहानी संग्रह जी। श्रोताओं तक आ चुके हैं। और एक कहानी उनकी आवाज दो, आवाज दो, ये बड़ी दिल को छू जाती है राजेश जी कहानी। बिल्कुल एक ताजा कहानी है उनकी, शायद अभी किसी संग्रह में नहीं आएगी। और घनश्याम जी एक अपनी कहानियों में एक खास बात है, उनकी कई कहानियां जो है वो विकलांग विमर्श जी। से संबंधित हैं। जी। खास करके उनमें नेत्रहीनों के जीवन और नेत्रहीनों की समस्याएं और नेत्रहीनों की जो संवेदना है बड़ी मुखर होकर के उनकी कहानियों में उभरती हैं। जी, और किस साहित्यिक रूप से उभरती है कि ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी कहानी है कि हाँ पढ़ने से इंसान उगता जाए कि अरे ये तो विकलांग विमर्श है, विकलांगों की बात हो रही है, मैं क्या करूं पढ़ के, ऐसी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल विकलांग भी यही जीवन जीते हैं, बिल्कुल। उनकी भी समस्याएं वही होती हैं, किंतु उनकी विकलांगता के वजह से कुछ चुनौतियां उन्हें अधिक आती हैं। तो वो चुनौतियों के कारण उनका जीवन संघर्षमय हो जाता है और इस संघर्ष को सृजनात्मक ढंग से घनश्याम जी अपनी कहानियों में अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और वैसे भी समस्त साहित्य में मैं तो कहूंगा विनोद जी, जो विकलांग चेतना है उसका संचार होता है, क्योंकि किसी भी साहित्यिक कृति का जन्म तभी होता है जब कोई हमारी तमन्ना, कोई कामना अधूरी रहती है। तो आप और हम लोग और कई सारे हमारे साथी ये विकलांग विमर्श को साहित्य में प्रस्तापित करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि जो मेन धारा के साहित्यकार और आलोचक हैं उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, जरूर। और डॉक्टर घनश्याम आसुदानी खुद दृष्टिहीन हैं जी, हमारे बड़े भ्राता हैं। और ये कहानी के जो नायक हैं, जो मुख्य पात्र हैं, वो तेजू हैं। तेजू, और वो दृष्टिहीन है। बचपन में होली के रंग उनके आंखों में पड़ते हैं और वो अपनी दृष्टि खो बैठते हैं। ये कहानी पूरी तरह इस बात को बताती है और बड़े अच्छे से ले आते हैं घनश्याम जी कि किस तरह उनकी दृष्टि गई और किस तरह उनकी नहीं, उनके बेटे की भी, जो उनका बेटा है रवि। तो ये कहीं कहीं होता है फैमिलीज में विनोद जी, अनुवांशिकता हो सकती है। तो वो दृष्टि बाधित हैं, फैमिली पूरी दृष्टि बाधित है। उजली जो उनकी पत्नी है, उससे उनका विवाह कैसे हुआ, हजारों मील दूर होते हुए भी किस तरह वो स्वयं उसके घर गए, ये भी कहानी चित्रित करती है। यानी यहाँ राजेश जी ये मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत बार जो सामान्य लोग होते हैं उन्हें लगता है कि जो नेत्रहीन व्यक्ति है उनके भीतर शादी करने की इच्छा जागृत नहीं होती। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। और जिस तरह से इस इच्छा को कहानी में दर्शाया है घनश्याम जी ने, वो बढ़िया उम्दा उदाहरण है भाषा का कि कोई तो हो जो बहलाए, कोई तो हो जो सहलाए। ये पूरी एक तुकात्मक कविता जान पड़ती है। वो जो परिच्छेद कहानी के कुछ जो पंक्तियां हैं वो बिल्कुल पोएटिक प्रोस जैसे ही चलती हैं और उसी प्रकार का प्रभाव पाठक पर छोड़ती हैं। तो यहाँ ये बात समझनी है कि चाहे नौकरी करनी हो या शादी करनी हो, ये जो सामान्य बातें हैं जो बाकी के जीवन में, बाकी लोगों के जीवन में महत्व रखती हैं, तो उसी प्रकार से विकलांग या नेत्रहीन के जीवन में भी महत्व रखती हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं होगी उसको इच्छा, क्यों नहीं शादी करने की इच्छा होगी जब जवान हो जाएगा। तो ये तेजू जब जवान हो जाता है, मीलों दूर नागपुर नगरी पहुंचता है। हाँ। और उस लड़की के माँ बाप से मिलता है और वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। अब तेजू राजेश जी, उसकी जो जीने की जो कला, जो जिसे मैं कहूंगा जीवन पद्धति जो है बड़ी मनोरंजक भी है और उसके लिए वो उपयोगी भी है, क्योंकि तेजू के पास आंखें नहीं है, आवाज ही उसका शस्त्र है। घनश्याम जी एक जगह कहते हैं कि आवाज ही उसका शस्त्र है। हाथ ही हथियार है, हाथ ही हथियार है और आवाज ही शस्त्र है।
बिल्कुल, जहां भी जाते हैं बड़े तेज से बोलते हैं कि तेजू आ गया, तेजू को रास्ता दो। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेत्रहीन व्यक्ति के पास आंखें नहीं होती है, तो उसको आवाज से ही काम लेना पड़ता है। यानी कम्युनिकेशन उसका पावरफुल होना चाहिए, उसका जो संभाषण होना चाहिए, जो बातचीत करने का तो तरीका होना चाहिए, अगर वो प्रभावी है तो निश्चित रूप से लोग मदद के लिए आते हैं। तेजू के उदाहरण से ये घनश्याम जी ने दर्शाया। और आज न कल कभी न कभी दुनिया आवाज सुन लेती है, अगर हम आवाज बुलंद करें तो। ये कहा गया है कहानी में, ये आंखों वाली दुनिया जो है, तो सही बात है कि बाय डिफॉल्ट ये दुनिया आंखों वाली है, लेकिन उसमें अगर हम अपनी आवाज बुलंद करें तो एक चौकन्नी हो जाती है दुनिया, अरे ये कौन है। अगर हम अपनी आवाज बुलंद न करें तो शायद हमारी जरूरतें जो हैं वो अनदेखी अनसुनी ही रह जाती हैं। यहाँ एक और बात भी अपरोक्ष रूप से दिखाई देती है कि यदि हम विकलांगों के अधिकारों की बात करें तो अधिकार ये दुनिया ऐसे ही नहीं लेगी, उसके लिए भी हम आवाज बुलंद करनी पड़ेगी और आज न कल ये दुनिया सुनेगी। तो देखिए, एक साहित्यकार जो होता है वो इशारे करता है, वो संकेतों से बात करता है, वो कहता है कि आज आप आंदोलन करें, अधिकारों का आंदोलन खड़ा करें। आज आपको हो सकता है सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अधिकार विकलांगों को ना मिले, लेकिन वो समय आ सकता है जब उनके अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाएगा और समाज में उन्हें भी अपना स्थान मिलेगा। और ये कहानी कहीं ना कहीं विकलांगों को भी एक जीवने की जो दिशा है, मतलब कई विकलांग हैं जो जीने से विमुख हो जाते हैं और जो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाते, या कई दृष्टिहीन जो होते हैं चलते फिरते जैसे तैसे चलते फिरते हैं, पर ये जो बात है कि अपनी आवाज अगर बुलंद की जाए तो दुनिया सुनेगी, पीपल विल रिस्पॉन्ड। एक तेजू के पास अपना आत्मविश्वास है, वो डगमगाता नहीं, संघर्ष करता है, अकेला रास्तों पर घूमता है, जद्दोजहद करता है, हर काम करता है, लेकिन उसका आत्मविश्वास नहीं टूटता। और विकलांगों को अगर जीना है तो आत्मविश्वास सबसे पहले है, बाद की बातें सारी बाद में, लोगों की मदद बाद में, सब कुछ बाद में, टेक्नोलॉजी बाद में। स्वयं का आत्मविश्वास तेजू की तरह अगर बनाए रखे, जहां जहां जरूरत पड़े आवाज बुलंद करके किसी को पुकारें, तो निश्चित रूप से वो सदा उनकी आवाज सुनी जाएगी और दुनिया उनको मदद के आएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश इस कहानी में जो छुपा हुआ है। बिल्कुल। और जैसा कि बशीर बद्र जी का एक शेर है विनोद जी कि नहीं है मेरे मुकद्दर में रोशनी न सही, जी बिल्कुल, ये खिड़की खोलो जरा सुबह की हवा ही लगे। बिल्कुल, जो है नेत्रहीन के पास आंखें नहीं है तो क्या है, आवाज है, हाथ है, चलने फिरने की शक्ति है, सोचने के मस्तिष्क है, तो ये सारी चीजों का उपयोग होना चाहिए। और तेजू जो है एक सक्रिय जिंदगी, गृहस्थ जीवन जी रहा है। सारे काम घर के, किराना लाने से लेके सब्जी खरीदना, बिल भरना, ये सारी चीजें उसे करनी है। और जब घर पर आता है तो उसकी पत्नी और तेजू के बीच में जो एक आत्मीयता के क्षण आते हैं, एक रोमांटिक जो क्षण आते हैं, उनको भी कहानीकार बड़े सुंदरता के साथ मतलब परोसता है या डिस्क्राइब करता है। जिस तरह से उजली उसे दोनों हाथों से छू लेती है और कहती है तुम तो पूरे भीग गए। जी तो ये फिर उन्होंने उजली को अपनी बाहों में भर लेता है। तो ये बहुत सारे लोग, सनेत्र लोग खास करके, उनको लगता है कि प्रेम को नेत्रहीन व्यक्ति कैसे अभिव्यक्त करता होगा, उनके लिए एक चुनौती होती है, उनके लिए देखना ही प्राथमिक है। जबकि विनोद जी हम सब जानते हैं कि प्रेम में प्राथमिक जो है वो छुअन ही है। जी, लेकिन ये होते हुए भी लोगों को इसका ध्यान नहीं आता। ये बड़ी अजीब सी बात है ये। तो अब इसका जो राजेश जी अंतिम कहानी जहां समाप्त होती है, तेजू का जिस तरीके से दुर्घटना में मौत होती है, ये कहीं हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता कि दुर्घटना में किसी नेत्रहीन की मौत नहीं हो सकती, लेकिन अचानक से ये दुर्घटना हो जाए तो कलात्मक दृष्टि से आप इसको कैसा देखते हैं? नहीं विनोद जी, मैं इसको ये देखता हूं कि जो जीवन है वो अनप्रेडिक्टेबल है, चाहे वो सनेत्र का जीवन हो, चाहे नेत्रहीन का जीवन हो। तो दुर्घटनाएं दो कदम ही दूर खड़ी हैं। वो एक शेर है संतोष नायडू जी का है कि खैर ठीक है, अब याददाश्त की बात है। जी, याद आ जाएगा, आप कोई गीत गुनगुनाए तो याद आ जाएगा। जरूर। हाथ बस छूटा था माँ का एक लम्हे के लिए, हाथ बस छूटा था माँ का एक लम्हे के लिए, गिर पड़ा बच्चा सड़क पर, रौंद कर लारी गई। वाह। तो ये जो जीवन की वास्तविकता है। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि एक महीने में लगभग 5000 लोग जान गंवा लेते हैं सड़क दुर्घटनाओं में। हालांकि उनमें विकलांग बहुत कम होते हैं जी, ये बात अपनी जगह अलग है, लेकिन ये दुर्घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं, चाहे इतनी बड़ी हो या छोटी छोटी हो।
लेकिन हो सकती है। और जिस तरह से ये दुर्घटना होती है वहां भी तेजू अपनी आवाज बुलंद तो करता है। यानी वो लघु शंका के लिए एक झाड़, एक वृक्ष के नीचे जाता है और टडोल कर देखता है तो कोई बड़ी ट्रक खड़ी रहती है। उसको लगता है कि ट्रक खड़ी रहेगी, कोई बात नहीं, लघु शंका 2 मिनट में 1 मिनट में निपट कर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अचानक वो ड्राइवर शायद नशे में है, ट्रक को पीछे घुमाता है और ट्रक तेजू के ऊपर चढ़ जाती है और वहीं वो समाप्त हो जाती है। तो उसकी आवाज, वो वाक्य अधूरा, तेजू यहाँ, तो उस तरह से वो गूंजती रहती है। उसके बाद भी ब्रह्मांड में आवाज ऐसे कहानीकार की कल्पना है कि आवाज दो, क्या वो कहीं सुनी जाएगी आवाज या नहीं सुनी जाएगी, गूंजती रहेगी। उसके बाद तेजू की ऐसे तो आवाज कहीं किराना में कहीं कहीं सुनाई नहीं। तो जैसे कितने तेजू हैं, कितने विकलांग या कितने सकलांग भी हैं जिनकी आवाजें घुट जाती हैं। यहाँ एक सबल्टन अप्रोच भी कहानी में दिखाई देता है कि जैसे दृष्टिहीन की आवाज कुचल दी गई। अब इसको आप सिंबॉलिकली, प्रतीकात्मक रूप से दें कि ट्रक जो है ये अत्याचार है, ये जो एक पावर डायनामिक्स है, तो ये जो कमजोर आवाज है, चाहे नेत्रहीन को, स्त्रियों की हो, दलितों की हो, या इस प्रकार की आवाजों को दबा दिया जाता है और ये आवाजें फिर खला में, फिर अंतरिक्ष में गूंजती रहती है। तो ये जो एक पावर डायनामिक्स की तरफ कहानी हमें इशारा करती है, जो मिशेल फोको कहते हैं कि पावर डायनामिक्स को आप इतना हल्के में मत लें। पावर डायनामिक्स जो है वो हर जगह मौजूद है, चाहे आपको उसका नॉलेज है या नहीं है, ये अलग बात। आप पावर डायनामिक्स के हिस्सा हैं, या तो आप किसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, आपको शायद उसकी चेतना भी नहीं हो। तो इस प्रकार और वो जो प्रतीकात्मकता है घटना की विनोद जी, वो सड़क पे आने के लिए ट्रक जो है वो रिवर्स लेती है। तो हमारी जो प्रगति है कहीं ना कहीं उसके चलते, उसको करने के लिए कहीं ना कहीं हम रौंद रहे हैं जी, शोषण हो रहा है कईयों का। तो ये इस प्रकार से आवाजें दबाई दी जाती हैं और हमें पता होना चाहिए कि जो चीज यहाँ पर साइकोलॉजी में आप चले जाए, किसी भी चीज को आप सप्रेस करें जी, तो इट कैन बी सप्रेस्ड बट इट कैन नॉट बी सप्रेस्ड परमानेंटली, इट विल कम बैक विद अ ग्रेटर फोर्स। और वैसा अगर इतिहास पर दृष्टि करें तो इतिहास में ऐसा हुआ, जहां जहां जुल्म हुए, जहां जहां पर दबाया गया, वहां क्रांति हुई है। तो ये कहानी कहीं ना कहीं इतने परत दर परत खुलती चली जाती है। आप उसमें इतिहास देख सकते हैं, मनोविज्ञान देख सकते हैं, दर्शन देख सकते हैं। और वैसे एक परत विनोद जी मैं और भी बता दूं जी, ये जो अंत है तेजू का जी, ये एक सत्य घटना पे आधारित है जी। बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखिए साहित्य की जो रिलेवेंस है, जो सार्थकता, साहित्य का सच जो है वो कॉन्क्रीट ऐसा नहीं है, हिस्टोरिकल सच नहीं है वो। यानी चाहे कल्पना के आधार पर आप कुछ लिखें, किंतु उसमें सत्य होने की ताकत अगर है तो वो साहित्य है। बिल्कुल बिल्कुल। या हो सकता है जो समथिंग विच कैन हैपन, विच मे नॉट हैव हैपेंड, बट विच हैज गॉट द पोटेंशियल टू हैपन। व्हाट कुड हैव बीन, शुड हैव बीन एंड वुड हैव बीन, वही साहित्य है। तो घनश्याम जी को हम साधुवाद देते हैं, इतनी सुंदर कहानी, इसकी भाषा शैली, कलात्मक जो पक्ष है। और एक और बात है कि यदि सामान्य पाठक भी इस कहानी को पढ़ना चालू करे तो इतना बंधा हुआ रहता है, अंत तक वो कहानी पढ़ता चला जाता है, बीच में शायद कोई पाठक इस कहानी को नहीं छोड़ पाए। और यही कहानी की सफलता है, यही कहानीकार की भी सफलता है कि आज के दौर में जहां इतने सारे दबाव इंसान के दिलो दिमाग पर होते हैं, कोई कहानी, कोई कविता अगर पढ़ता है और उसे अंत तक पढ़ता चला जाए, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई सफलता किसी भी साहित्यकार के लिए नहीं हो सकती है। तो घनश्याम जी की ये कहानी आप लोग जरूर पढ़िएगा और हमें बताइएगा कि आज की चर्चा आपको कैसी लगी। विकलांग विमर्श की बात हमने कही है, जिन लोगों तक ये बात पहुंच रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप विकलांग विमर्श साहित्य के अंतर्गत जो हो रहा है उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल। तो इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।